welcome to your favorite YouTube channel, Metric English Medium. So, today we are going to discuss about यहाँ पर थे हम लोग कि राइट अब जो है अब हम लोग कहाँ थे कि हम लोगों ने देखा था कि क्यों एसिडिटी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एसिडिटी क्यों हो रहा था, क्योंकि HCl रिलीज हो रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब वो फूड जो है स्टमक से कहाँ जा रहा है, the exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscles which releases in it small amount into the small intestine. From the stomach the food now enters to the small intestine. मतलब ये हमारा स्टमक था, ठीक है। ये आपको फोटो दिखाते हैं। ये है हम लोग का, ये है स्टमक, राइट। ये है स्टमक और इस स्टमक से यहाँ आ रहा है, हमको कलर चेंज, लेट मी चेंज द कलर। स्टमक से यहाँ आ रहा है, राइट, यहाँ पर। तो यहाँ पर इस अगर आप देखें, ये है यहाँ पर स्पिंक्टर है, ठीक है। स्पिंक्टर है जो कि रेगुलेट करे। वैसे देखो स्पिंक्टर पेट में जो स्टमक है वो बहुत जगह होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है, मतलब दो जगह होता है स्पिंक्टर, ठीक है। तो इसका नाम भी होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर, और भी नाम है, आप क्लास 11 में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पिंक्टर है, मतलब अगर देखें ये आपका स्टमक है, राइट। ये जो है यहाँ का स्टमक है, ठीक है। और यहाँ से शुरू हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर ऐसे, ठीक है। तो इस भाग में आपका स्पिंक्टर रहेगा और इस स्पिंक्टर का काम रहेगा कि खाना को रेगुलेट करना। यहाँ जो स्पिंक्टर रहेगा, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी फूड मटेरियल है वो कितना अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होगा। तो इस स्पिंक्टर का मतलब ऐसा नहीं हो कि पूरा बल्क जो है खाना चल जाए हमारे स्पिंक्टर में, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो वो एडजस्ट करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं, सो this is the largest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आ रहा है, ये लार्जेस्ट कॉइलिंग है, मतलब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा है कि इसमें बहुत सारा कॉइलिंग है, बहुत कॉइलिंग। क्यों यहाँ पर कॉइलिंग होने का रीज़न सबसे बड़ा है कि यहाँ पर आपके जितने भी फूड है, वो जो भी फूड टूट गए हैं, अब जो पेट में टूटा और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में टूट गया, अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। क्योंकि स्मॉल, अगर मान लेते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है, तो यहाँ पर विलाई होता है, माइक्रो विलाई, जो कि खाना को एब्जॉर्ब करेगा। ये विलाई से फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में सारा जो खाना है वो ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा होता है कि ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए आपका एब्जॉर्प्शन का। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन differs in various animals depending on the food they eat. Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest. Hence the carnivores like tiger have a shorter small intestine. यहाँ पर दो चीज़ है। वो जो हर्बीवोरस है, जो घास फूस खाने वाले जो जीव हैं, उसके पास जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका जो लेंथ होता है बहुत लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उसको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। और हमें पता है कि सेल्यूलोज ज़्यादा टफ है कंपेयर टू मीट, मतलब सेल्यूलोज जो है वो ज़्यादा उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट करने के लिए कंपेयर टू मीट, राइट। इसीलिए हम देखते हैं कि कार्निवोरस एनिमल जो टाइगर है उसका जो शॉर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हम भी देखते हैं काऊ या बैल भैंस का, हम लोग देखते हैं कि उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो वो बड़ा होता है और वो उसका बहुत सारा चैम्बर होता है जहाँ पर फूड को डाइजेस्ट होना है। मतलब ऐसा है कि एक चैम्बर वो जितना खाना था खा लिया, ठीक है। अब उसी चैम्बर से फिर से खाना को मुंह पे लाएगा, उसको चबाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, तब फिर दूसरे चैम्बर में वो ट्रांसफर करेगा, राइट। तो ये है आपका, ठीक है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये आपको यहाँ पर इसको टिक मारना है, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी चीज़ जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। तो क्या बोला है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज इन दिस पर्पस। तो
हाँ, तो क्या बोलना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन क्या होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रिया फ्रॉम दिस पर्पस। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर पेनक्रियाटिक जूस टू एक्ट। इस बात को ऐसे समझिए कि जो लीवर है और पेनक्रिया है वो अपना जो जूस है, जो सिक्रेशन है, वो कहाँ पर कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए यहाँ पर, ये है आपका, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू है, राइट, यहाँ से देखा जाए तो ये पेनक्रिया का यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन हुआ, इस लीवर का भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब सिक्रेशन हुआ। मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रिया ये दोनों अपना एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है, ठीक। और द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, जो फूड है जो स्टमक में है वो एसिडिक है, तो उसको जब हम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में लाएंगे तब उसको हम लोगों को अल्कलाइन बनाना है। क्या बनाना है, अल्कलाइन, मेड अल्कलाइन फॉर द पर्पस ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, जहाँ पर कि पेनक्रियाटिक एंजाइम जो वो एक्ट कर पाए, ठीक है। अब fats are present in the intestine to form large fats are present in the intestine in the form of large globules to make which makes it difficult for enzyme to act. Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzyme to act on them. Bile इसलिए क्या करेगा, bile break करेगा down small globules and increasing the efficiency of enzyme। मतलब bile जो आ रहा है, bile कहाँ से आ रहा है, बाइल जो है जो यहाँ लीवर है, ठीक है, इस लीवर से यहाँ पर बाइल सीक्रेट कर रहा है। तो यह बाइल का काम क्या हो गया, जो खाना जो एसिडिक था उसको क्या करेगा, उसको तो हाँ खाना क्या करेगा, मतलब जो फैट उसमें उस फैट्स को तोड़ेगा, बाइल ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स, जो फैट्स का स्मॉल ग्लोब्यूल्स है उसको तोड़ेगा और इंक्रीज करेगा क्या, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, जो वहाँ पर एंजाइमेटिक और जो एंजाइम काम करेंगे जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, उसको वो बढ़ाएगा, उसके एक्टिविटी को हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द emulsifying एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट वी हैव लर्नड अबाउट चैप्टर 4। मतलब चैप्टर 4 में ये बताया गया कि कैसे फैट्स कैसे जो है सोप जो है वो डर्ट को हटाता है, मतलब डर्ट को तोड़ता है, कैसे emulsify करता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना कि बाइल का काम है फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, ठीक है, बस, ठीक। अब यहाँ पेनक्रियाटिक का काम आ गया। द पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। The pancreatic secrete pancreatic juice which contain enzyme like trypsin for digesting protein and lipase breaking down emulsified। मतलब देखिए ये पेनक्रियाटिक जूस, ये पेनक्रिया, अब आते हैं यहाँ पर है आपका, यहाँ पेनक्रिया, ठीक है। अब ये पेनक्रिया क्या करेगा, ये पेनक्रिया क्या रिलीज करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या रिलीज करेगा, प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। ये क्या रिलीज करेगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस, ठीक है। अब इस दोनों का काम क्या है, ट्रिप्सिन और लाइपेस जो एंजाइम है उस दोनों का काम क्या है कि क्या करेगा, देखिए ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को और लाइपेस जो है वो इमल्सिफाइड फैट को। मतलब जो लाइपेस है, जो फैट्स बाइल जो है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये फैट्स है, ठीक है, इस फैट्स को बाइल ने तोड़ा छोटे छोटे ग्लोबिल में, इस छोटे छोटे ग्लोबिल को अब लाइपेस तोड़ेगा, ठीक है। तो ये स्मॉल ग्लोबिल जो फैट्स को बाइल ने तोड़ा था, स्मॉल ग्लोबिल को, उसी फैट्स को फिर अब कौन तोड़ेगा, मजीद कौन तोड़ेगा, लाइपेस। अब और ट्रिप्सिन का काम क्या है कि फूड में जो भी प्रोटीन है उसको तोड़ेगा, ठीक है, साफ है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन था, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विद सीक्रेट जूस। आप क्लास 11th में पढ़ेगा कि जो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटेरोकाइनेज, जो कि अलग अलग और भी ज़्यादा एंजाइम रिलीज करेंगे, जो कि कन्वर्ट करेगा, जो कि इस सारे ट्रिप्सिन और लाइपेस को एक्टिवेट करने के लिए वो सब एंजाइम रिलीज होगा। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी जो एंजाइम जो है उसको फाइनली किस में तोड़ देगा, एंजाइम जो है ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, अमाइनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में, और फैट्स
किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा चीज़ जो है उसका बाय प्रोडक्ट, उसका सबसे छोटा ये क्या होगा, प्रोटीन को का सबसे छोटा मोनोसेकेराइड है वो होगा कौन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, फैट्स का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सब आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या कहा, फिर से रिकैप यहाँ करते हैं। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीज़ रिलीज हो रहा, बाइल, ट्रिप्सिन, लाइपेज। बाइल का काम क्या है कि फैट्स जो फूड में छोटे छोटे जो बड़े बड़े फैट्स उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना है, ठीक है। और उससे छोटे छोटे ग्लोब्यूल को ट्रिप्सिन, जो कि ट्रिप्सिन क्या है, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो तोड़ता है उसी छोटे छोटे ग्लोब्यूल को और ज़्यादा तोड़ता है, ठीक है, फैट्स, ठीक है। अब ट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन जो यहाँ फूड है, इस फूड में जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड है, जो ट्रिप्सिन क्या करेगा, सारे प्रोटीन को तोड़ेगा, बस यही काम है, ठीक है। और फाइनली जो कन्वर्ट होगा, फाइनली प्रोटीन का कन्वर्ट होता है किसमें, अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है किसमें, ग्लूकोज में, और फैट होता है फैटी एसिड में, ठीक है। बस इतना याद रखना। अब डाइजेस्टिव फूड इज टेकन बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव फूड है उसको अब कहाँ से पास किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। द स्मॉल इंटेस्टाइन, the inner lining of the small intestine has a numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area of absorption. और वो जो villi are supplied with the blood vessels, which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building the new tissues and repair old tissues, ठीक है। अब जो है क्या है, मतलब अब यहाँ से देखते हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें छोटे विलाय होते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे माइक्रोविलाय या विलाय बोलते हैं, ठीक है, विली होते हैं। इस विली का काम क्या है कि ये फूड जो भी यहाँ जो खाना जो भी टूट गया है, पूरा जो खाना पूरा टूट गया, मतलब अब प्रोटीन जो है वो अब पूरा टूट के अमीनो एसिड बन गया है, फैट जो है पूरा टूट के फैटी एसिड बन गया है, कार्बोहाइड्रेट पूरा टूट के ग्लूकोज बन गया। अब वो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से ब्लड वेसल जाएगा जो पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। इस ब्लड के साथ मिल जाएगा कौन, जो हमारा खाना है, ठीक है। अब ये खाना जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड है, वो अब सारे टिश्यू में जाएगा और वहाँ से हम लोग को एनर्जी प्राप्त होगा, बस यही है। तो अब देखिए सरफेस एरिया, अब जो बोल रहा है कि जो विली है वो इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको गौर से समझिए, ठीक है, कि विलाई जो है वो कैसे सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। देखिए अगर ये एक पाइप है, ठीक है, यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से एक रास्ता है, फिर यहाँ से भी रास्ता है, ठीक है, यहाँ से भी रास्ता है, और ये खेत में पानी पट रहा है, ठीक है। तो ये खेत में पानी पट रहा है, तो इस खेत में जल्दी पानी पटेगा। लेकिन इस खेत में जहाँ सिर्फ एक ही पाइप है, उस एक ही पाइप का यहाँ पर मुंह है, तो उसमें जल्दी पटेगा या इसमें क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुंह है और ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी अंदर बहेगा, राइट। सेम वाइज यहाँ पर जो ये पाइप का काम कर रहा है, मतलब ये पाइप का काम कर रहा है कि ये मतलब जल्दी से जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब हो, मतलब फैटी एसिड या जो अमीनो एसिड है या ग्लूकोज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो। इसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया का बढ़ना। आई थिंक इट्स क्लियर, आई थिंक, ठीक है, राइट। अब आते हैं हम लोग द absorbed food sent into the large intestine, where its wall absorb more water from the material and the rest of the removed via anus. The exit of this waste material is removed by the anal sphincter. अब मतलब अब जो unabsorbed food है अब वो लार्ज ये इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। अब वो लार्ज ये इंटेस्टाइन के बाद वो एनएस से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जितना भी उस अनडाइजेस्टेड फूड में जितना भी वाटर है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद वो वेस्ट प्रोडक्ट एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये डेंटल कैरी जो है, चलिए पढ़ाते हैं। डेंटल कैरीज और टू डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। जो ये हमारा दांत है, ठीक है, ये हमारा दांत है। ये दांत के सबसे बाहरी पार्ट को हम लोग बोलते हैं ये एनेमल, ठीक है, और इसके अंदरूनी पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेंटाइन, और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स उसको बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। और जो ये
ये एनिमल है बहुत हार्ड होता है, मतलब बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, लेकिन जब उसमें जब वो बिगैन व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन द demineralize the young animal, masses of bacterial cell together with food particles stick in the tooth or form dental plaque। मतलब कि जब खाना खाते हैं और वो खाना जब दांत में फंस के रह जाता है और वो एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उसी एसिडिक मीडियम में जो कीड़ा बहुत अच्छा काम करता है, कीड़ा को सबसे अच्छा ग्रो करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग ब्रश करते हैं ताकि ब्रश इज अ बेस, मतलब सॉरी ब्रश नहीं, टूथपेस्ट इज अ बेस जिससे कि एसिड को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर ब्रश करके नहीं सोते हैं तब वो खाना जो है दांत को खराब कर देता है और दांत को सड़ा देता है, तो दैट्स क्या होता है डेंटल प्लेग। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस एनिमल पर अटैक करेगा जो हमको दर्द नहीं करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो कीड़ा जाएगा ये डेंटन के पास, फिर धीरे धीरे पल्प कैविटी के पार जब चल जाएगा वो कीड़ा, तब हमें दर्द होगा। यानी पल्प कैविटी में सेंसिटिव ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल दर्द करेगा ही, राइट। तो ये हो गया। अब सलाइवा कैन नॉट रीच टू द टू सरफेस ऑफ द टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज अ प्लेग कवर, मतलब सलाइवा जो है वो उसको मतलब सलाइवा कैन नॉट रीच टू द टूथ सरफेस, टूथ के सरफेस में तो नहीं जा सकता जो उसको ये करेगा, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे इन्वेड द पल्प काउजिंग द इन्फ्लेशन एंड इन्फेक्शन। लेकिन इसलिए हम लोग क्या ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, ताकि जो बैक्टीरिया है, जो प्लेग है, वो खत्म हो जाए और वो एसिड प्रोड्यूस ना कर पाए, जिससे हम लोग का डेंटल कैरी और टूथ डिके ना हो। और अगर हम अनट्रीट रखते, अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, पल्प कैविटी को अफेक्ट करेगा और हम लोग को इन्फ्लेमेशन फूल जाएगा और हमें दर्द करेगा, ठीक है, दांत दर्द करेगा, ये खत्म हो जाए, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको एसडब्ल्यू दिया गया था, आई थिंक आप बना लिए होंगे। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो यू विल आस्क, ठीक है, आप कमेंट राइट इन द कमेंट कि आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर सॉल्व, चलिए हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये तो आपको पता ही है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो जो खुद से खाना बनाए और हाइड्रोट्रॉपिक वो जो दूसरे पर डिपेंड है। आपको ये एग्जाम्पल दे देंगे, प्लांट और यहाँ इधर हो गया आपका एनिमल, ठीक है। तो आप और उसको डीप थोड़ा और वो लिखिएगा 3-4 पॉइंट। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट है वो रॉ मटेरियल अपना कहाँ से लाता है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो रॉ मटेरियल सॉइल से आता है और एयर से आता है। सॉइल से कौन सा रॉ मटेरियल आता है? आपको वाटर आता है और वाटर आता है और मिनरल जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये सब। और एयर से क्या आता है? CO2 आता है, ठीक है, ठीक। अब 3 नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक। अब एसिड का रोल क्या है हमारे स्टमक में, जो यहाँ पर हम लोग पढ़ें, ठीक है। ये है HCl क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। और एक क्या था कि वो क्या करता है, HCl क्या करता है कि जितना भी बैक्टीरिया है जो फूड में वो उसको मारता है और वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये काम हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। आपको लिखना है कि डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन था? बाइल था, हम नहीं बोलेंगे, आप अभी पढ़ाएं इसलिए आपको करना है। बाइल हो गया और आपका ट्रिप्सिन हो गया, ठीक, और पेप्सिन हो गया, ठीक, और आपका नहीं स्टमक में नहीं, वो तो ये स्टमक में है। बाइल ट्रिप्सिन हो गया और ये हो गया लाइपिस, ठीक है। ये आपको काम लिखना है। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिज़ाइन किया गया जिससे कि सबसे ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो, डाइजेस्ट मतलब फूड जो एब्जॉर्ब हो। तो हमें पता है कि उसको बहुत ज़्यादा कॉइल बनाया गया है, ठीक है। और उसको कॉइल बनाने के साथ साथ उसमें क्या दिया हुआ है? विली दिया हुआ है, विली, जिसमें क्या हो, सरफेस एरिया ज़्यादा मिले उसके मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अभी पढ़ा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो आपका ये होमवर्क फिर से रहा, आप अगर नहीं बनाए तो बनाइए। अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में देन यू हैव टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, राइट। अब हम लोग थोड़ा इसको स्टार्ट कर देते हैं हम लोग रिस्पिरेशन को। तो रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन कैन बी डिफाइन द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेशन। मतलब रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें खाना जो हम लोग लिए हैं, जो सारे टिश्यू में गया है, उसको तोड़ते हैं। दैट फूड इज टू बी ब्रोकन। उसको तोड़ना है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़कर उस खाने से हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है और उससे उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? CO2 एंड वाटर, जो कि CO2 बाहर निकल जाता है, राइट।
ठीक है, we have discussed in organism in the last section the food material taken in during the process of nutrition is used in cell provide energy for the various life purposes. मतलब हमने क्या पढ़ा कि जो फूड मटेरियल है जो हम लोग टिश्यू के अंदर गया, जो सेल्स के अंदर गया, जो हम लोग लिए, ठीक है, जो हम लोग फूड खाना को तोड़े और खाना को तोड़कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़े और उसको हम लोग सारे टिश्यू में भेजे, सारे सेल्स में भेजे. अब उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है. ठीक है, diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. देखिए, सब जितने भी अलग अलग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है वो अपना अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं उस खाने को, उस ग्लूकोज को जो हम लोग लिए हैं उसको ब्रेक डाउन करें, उसको तोड़ने के लिए. ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को कंप्लीटली, उस ग्लूकोज को मतलब C6H12O6 को कंप्लीटली तोड़ देते हैं. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2. ठीक है, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग करते हैं, और हम लोग को उससे क्या बोलते हैं, मिलता है एनर्जी, CO2 एंड वाटर. ठीक है, बट सम यूज अदर पाथवे, कुछ जो है अदर पाथवे डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं, राइट. इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप is the breakdown of glucose, a 6 molecule, a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate. मतलब C6H12O6 ये 6 मॉलिक्यूल है. देखिए, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है. अगर ये कंप्लीटली नहीं टूटता है तो वो क्या हो जाएगा, पायरुवेट में चेंज, मतलब 3 मॉलिक्यूल में चेंज होगा, यानी पायरुवेट में. यानी आप देखिए यहाँ पर क्या हो, साइटोप्लाज्म में हो रहा है चीज़. ठीक है, इन ऑल केसेस हर केस में इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो 6 मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होगा, यानी पायरुवेट में चेंज होगा इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट. ठीक, समझ गए. और ये प्रोसेस कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म. तो आपको इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर इन फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन 6 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब द pyruvate may convert into ethanol and carbon dioxide, and this process take place in the yeast fermentation. Since this process take place in the absence of oxygen called anaerobic respiration. अब इस बात को हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि अगर पायरुवेट, यहाँ देखिए, अगर पायरुवेट जहाँ पर ईस्ट, ये ईस्ट यहाँ, अगर पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ये कहाँ हो रहा है, इसमें हो रहा है. तो यही पायरुवेट क्या होगा, वो एनर्जी तो देगा बट वो क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, है ना. कि अगर ईस्ट में टूट रहा है, हम यही समझ रहे थे, तब उसको हम लोग वहाँ पढ़ लेंगे, इसको समझ लीजिए, फिर वो हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक है, अगर खाना जो है, अगर 6 जो ग्लूकोज है वो तो साइटोप्लाज्म में हर जगह सेम ऐसा होगा, वो पायरुवेट में चेंज होगा. ठीक है, अब अगर वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर एब्सेंस था ऑक्सीजन, बिल्कुल ईस्ट में बिल्कुल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, दैट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन. ईस्ट में क्या हो रहा है, एनाएरोबिक, क्योंकि वहाँ पर जरा भी हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा. बट इन मसल्स टिश्यू जब हम लोग दौड़ते हैं और जब हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं बहुत थोड़े, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन होता है लेकिन बहुत लेक ऑक्सीजन, बहुत थोड़ा ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम लोग हार्ट बीट ज़्यादा होता है, तेज होता है, जिससे कि हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले पाए, लेकिन हम लोग कम ही ऑक्सीजन ले पाते हैं. तो वहाँ पर जो है हमारे मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड में चेंज होता है एनर्जी, और हम लोग को एनर्जी मिलता है. मतलब इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, इस पायरुवेट, यहाँ पर पायरुवेट का मसल्स में क्या बाय प्रोडक्ट है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन हुआ. बट अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कंप्लीट टूटेगा, मतलब अब जो पायरुवेट है वो कंप्लीटली टूटेगा. सबसे हाईएस्ट एनर्जी हमको मिलेगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब सारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो है ये काम होगा. क्या होगा, ये काम होगा कि वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन
के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है, जो पायरुवेट है, वो टूट गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पर मिलेगा, एनर्जी सबसे कम मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक क्यों, एन का मतलब एब्सेंस है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि हमारे सेल्स में प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की चाहिए। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो तो वो नहीं टूट पाएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम लोग मर जाएंगे, खाना को नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर दोहरा गया। ब्रेक डाउन द पायरुविक एसिड यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब यही चीज़ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ करते हैं, क्या कि पूरे पायरुवेट को हम लोग तोड़ते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को एनर्जी मिलता है और CO2 मिलता है। दिस प्रोसेस ब्रेक अप 3 कार्बन pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. The product is water. मतलब इसमें क्या क्या आएगा, जब ये पायरुवेट टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 molecule of carbon dioxide मिलेगा हम लोग को, और हम लोग को क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट में हम लोग को वाटर मिलेगा। सिंस दिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम ये सब वो क्या बोलेंगे जो है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरोबिक रिस्पिरेशन। क्यों बोलेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है खाना टूट रहा है, मतलब ग्लूकोज जो पायरुवेट है वो टूट रहा है। The release of energy is in this is aerobic process a lot of greater than in the anaerobic respiration। हम जो अभी बोले कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पिरेशन, क्योंकि एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए वो उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। Sometimes when there is lack of oxygen in our muscles, and with the path break down the pyruvate and convert into lactic acid, also 3 carbon molecule। लेकिन कभी-कभी जो हमारा बॉडी में जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे मसल्स में, जब हम लोग दौड़ते हैं तब हम लोग को वहाँ पर हम लोग को मतलब जो है एनर्जी तो मिलता है लेकिन कम, लेकिन वहाँ पर बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, मतलब जो मसल्स में वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है, इसलिए हमें दर्द होता है, जो मसल्स वहाँ दर्द होता है। दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द, इसलिए हम लोग को सडन क्रैम्प आते हैं, मतलब दर्द होता है। जब आप देखते होंगे आप वर्ल्ड कप अगर फॉलो किए होंगे तो वर्ल्ड कप में जो आपका मैक्सवेल था वो 200 रन बनाया था, राइट, और उनको बीच बीच में क्रैम्प आ रहा था, मतलब बहुत दर्द कर रहा था, वो गिर जा रहे थे। मतलब क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में उसके जो मसल्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता था, लेकिन उसके बॉडी में उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसके मसल्स में लैक्टिक एसिड बना था, इसलिए वो क्रैम्प कर रहा था, इसलिए उनको क्रैम्प आ रहा था, है ना। तो आपको ये वाला पार्ट जो है, आपको जो भी अभी हम पढ़ें, जो लाइन बाय लाइन हम पढ़ें, उसका सारा जो जिस्ट है वो आपको इस चार्ट में, ठीक है, इस चार्ट में है। तो आप ये चार्ट जो है, एक मिनट, तो ये चार्ट अच्छे से आपको याद करना है। ये चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI, ठीक है। अगर फिर नहीं समझे तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है। अब ये पढ़िए लेते हैं, थोड़ा तो है ही क्या, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activity in cell। मतलब जो हमने रिस्पिरेशन के बाद जो हमने एनर्जी पाया वो ATP के फॉर्म में पाया, ठीक है। वो फ्यूल है, हमारा हर सेल का एक फ्यूल है ATP, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इन दिस प्रोसेस ATP ब्रेक डाउन give rise to fixed amount of energy and can drive the endothermic reaction। और ये इस ATP से हमको एनर्जी मिलता है जो ड्राइव कराता है एंडोथर्मिक रिस्पिरेशन को, कहाँ, किसमें, हमारे सेल्स में, ठीक है। हम लोग आगे हम लोग इसको और देखेंगे, यहाँ थोड़ा बाकी रह गया, हम लोग आगे देखेंगे ATP, ये ATP बस ख़त्म तो नहीं होगा अभी, और 5-6 लेक्चर आई थिंक चले जाएगा। तो हम इसलिए अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी बहुत टाइम है, 1 साल है, आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, डीपली पढ़ा रहे हैं, हर एक सेंटेंस का आपको मीनिंग बता रहे हैं, हर एक चीज़, हर एक लाइन आपको बता रहे हैं। बस आपको करना क्या है, लेक्चर जो पूरा देखना है, और लेक्चर देखने के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं वो आपको खुद से सॉल्व करना है। वो उसके बाद आपको खुद से वर्ड आपको खुद से रीड करना है, जहाँ तक हम पढ़ा आपको खुद से NCERT रीड करना है। मतलब आपने क्या क्या खुद का नोट बनाया, आपने लेक्चर देखा, फिर आपको NCERT खुद से रीड करना है, खुद से क्वेश्चन आंसर बनाना है, राइट। और अगर आप चाहें तो आप खुद से जो है जो NCERT का जो
इंटरनल क्वेश्चन है, आप उसको ही बने, उससे आपको याद रहेगा। मतलब जितना ज़्यादा आपको 5, 6, 10 बार जितना ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ पाए, आप एनसीईआरटी ही पढ़ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ लिया तो पक्का है, ठीक है। और वैसे भी अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई जो है थोड़ा टफ पूछता है, अगर बात किया जाए थोड़ा टफ पूछता है, बट बिहार बोर्ड उतना ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, ठीक है। तो अगर आप जो है अगर इस एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। सो आपका अब काम है कि ये तो आपको पता ही है, आप बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर जो भी डाउट है आप उसको कमेंट में पूछिए, उसके बाद ठीक है हम लोग